हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये स्टडी किया था। तब मैंने बताया था कि मैं थर्मोडायनामिक्स और रेडिएशन इस पे एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। ओके, और कल मैंने 10 पॉइंट स्ट्रेटेजी फॉर एमएसटी सीईटी पे एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स फॉर एमएसटी सीईटी। Okay, so without wasting our time, we'll start with next topic, which is thermodynamics and radiation. Thermodynamics बहुत छोटा है हमारे सिलेबस में, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है उसमें। ओके, तो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है हमको जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में इसमें हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, वो है कि अगर ए सिस्टम सी सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, उन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ए से हीट सी में नहीं जा रहा है, सी से हीट ए में नहीं जा रहा है, मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में। दूसरे केस में ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए से हीट निकल के बी में नहीं जा रहा है, बी से हीट निकल के ए में नहीं जा रहा है। इन शॉर्ट ए और बी सेम टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो ये है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। काफ़ी सिंपल, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब हीट का फ्लो नहीं होना दो बॉडीज के बीच में, और ऐसा कब होगा? जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे, जब भी कोई बॉडी को हीट दी जाएगी, ओके, किसी भी बॉडी को अगर हीट दी जाएगी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम बाहर से हीट सप्लाई करते हो, तो सबसे पहले वो बॉडी खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। ओके, वो हीट लेके खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और फिर बची हुई हीट से वो वर्क करेगी सराउंडिंग पे, एनवायरमेंट पे। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। ये स्टेटमेंट, जिसको ये फॉर्मूला याद है वो स्टेटमेंट बना सकता है। स्टेटमेंट बनाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई भी हीट दी जाए तो सबसे पहले वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, फिर बाद में अगर हीट बच जाती है, पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और फिर भी हीट बच जाती है, तो बचे हुए हीट से वो वर्क करेगी सराउंडिंग पे। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखना है, इसको आसानी से समझने के लिए एक एनालॉजी देता हूँ। देखो, ओके, तुमको अगर खाना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? पहले वो खाना खा के खुद की एनर्जी बढ़ाओगे। जब तुम्हारा पेट भर गया, यानी तुम्हारी इंटरनल एनर्जी पूरी बढ़ गई, तो अगर खाना फिर भी लेफ्ट है, ओके, खाना बचा हुआ है घर में, तो तुम वो किसी और को दोगे। समझ रहे हो? पहले ऐसा नहीं होगा कि तुमको खाना दिया, पहले तुमने लोगों को दिया फिर तुम खा रहे हो, ऐसा नहीं। मतलब कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ा समाज सेवी है, लेकिन ऐसा जनरली क्या होता है? ऐसा तो जनरली नहीं होता है। तो फिर होता क्या है कि जब भी हीट दी जाती है तो उससे सबसे पहले इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, फिर उसके बाद में वर्क होगा। ओके, अब इसमें वैसे तो न्यूमेरिकल्स अपने सिलेबस में नहीं दिए हैं, बट फिर भी सिंस इक्वेशन दिया है तो हमको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंटली तुमको नोट करना है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब लेना, डेल्टा क्यू नेगेटिव कब लेना, वर्क पॉजिटिव कब लेना, वर्क नेगेटिव कब लेना, ये हमको आना जरूरी है। ओके, तो समझ में रख लो, इस चीज को याद रख लो कि जब भी हीट सप्लाई होगा, व्हेनेवर हीट विल बी सप्लाइड, तो उस केस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव लेना है। ओके, और जब भी हीट रिजेक्ट होगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव लेना है। यानी ऐसा अगर बोला गया कि 400 जूल की हीट ऐड करी बॉडी में, तो डेल्टा क्यू प्लस 400 जूल। 400 जूल की बॉडी 400 जूल की हीट बॉडी ने रिजेक्ट करी, इसका मतलब डेल्टा क्यू माइनस 400। ओके, डब्ल्यू पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। जब सिस्टम वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग।
ओके यानी अगर बोला 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो W इज इक्वल टू प्लस 150 जूल, एंड W निगेटिव यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी W निगेटिव। ओके क्लियर विद दिस? तो ये बातें ध्यान में रही सबको। हाँ, अब इसमें एक और फॉर्मूला जो तुमको याद रहना चाहिए वो है वर्क डन का, जो दिया हुआ नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए, PdV। P इज प्रेशर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम, ये एक ही टर्म है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, P इज प्रेशर, dV इज चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा, तो वर्क डन भी जीरो रहेगा। ध्यान में रखना, बहुत आसान चीज है ना, वर्क डन इज इक्वल टू P dV। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें ध्यान में रखना था। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके क्लियर विद दिस? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहेगा कि मैकेनिकल वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, mechanical work can be completely converted into heat, but heat cannot be completely converted back into mechanical work. Okay, तुम पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट तुम पूरी की पूरी हीट से उतना ही मैकेनिकल वर्क वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते थे तो एक आइडियल मशीन बन जाती थी, बगैर काम किए सब कुछ होते रहता था दुनिया में। ओके, सिर्फ अभी स्टेटमेंट याद रखना है अपने को, क्योंकि अपने को ये डिटेल में है ही नहीं। ओके, समझ में आया सबको? तुम मैकेनिकल वर्क को पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट पूरी की पूरी हीट वापस मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, हीट इंजन, हीट इंजन ये सब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बेस्ड है, सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। हाँ, इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, हीट इंजन का क्या कंसेप्ट है? ये सपोज हीट इंजन है, इसको है ना अपन ने Q1 इतनी हीट दी, Q1 इतनी हीट दी। Q1 जो हीट है ये सोर्स से मिलती है, सोर्स। सोर्स यानी क्या होता है? एक ऐसा चीज जहां से तुम कितनी भी हीट निकाल सकते हो। फिर ये Q1 हीट लेके इसने वर्क किया, हीट इंजन ने वर्क किया। ओके, फिर जो हीट बच गई वो उसने रिजेक्ट कर दिया, Q2 हीट रिजेक्ट कर दिया। किसको रिजेक्ट कर दिया? सिंक को रिजेक्ट कर दिया। ओके, मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पे, बट फिर भी ध्यान में रखना है ऐसा। ओके, सोर्स से उसने Q1 हीट लिया, W वर्क किया, और जो हीट बच गई वो Q2 जो हीट थी वो उसने सिंक को दे दिया। ठीक है, हीट इंजन कहाँ देखने मिलता है? ट्रेन में। ओके, जो पहले कोयले की ट्रेन हुआ करती थी ना, दैट इज परफेक्ट एग्जाम्पल, वो अच्छे से समझ सकते हैं इस पे से। ओके, तुमको मालूम है उस ट्रेन में ड्राइवर क्या करता था? कोयला पहले जलाता था, एक सामने जो इंजन के पार्ट होता है जिसमें बहुत सारा कोयला जलाता था। एक्चुअली वो कोयला जला के क्या बना क्या रहा है? एक्चुअली वो बना रहा है सिंक, सॉरी वो बना रहा है सोर्स। क्या बना रहा है वो? सोर्स। अब उसका जो इंजन है, ट्रेन का जो इंजन है, ये सोर्स में से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और पानी जो है या फिर उससे स्टीम बनाएगा, पानी को लेके स्टीम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टीम। ओके, वो हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा? सोर्स में से। वो जो कोयले का जो भट्टी था वो हो गया सोर्स, वहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, और उससे पानी गर्म करके स्टीम बनाएगा। वो स्टीम से उसका इंजन घूमेगा, मतलब वो वर्क कर रहा है। ओके, फिर जो भी हीट बच गई वो ऊपर जो इंजन के ऊपर ऐसा लगा होता है ना, सपोज ये इंजन है ना, तो ये जो है ये बची हुई हीट है जो एनवायरनमेंट को दी जाती थी। एनवायरनमेंट जो है अभी किसके जैसा एक्ट कर रहा है? सिंक के जैसा। तो ये जो बची हुई हीट है ये Q2 है, यहाँ कहीं तो Q1 है, और ये वर्क हो रहा है। समझ रहे हो? कितना आसान था ना, इमेजिन हुआ ना सबको। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? हीट कितनी ली थी हम लोगों ने? Q1, उसके दो काम किए, उससे दो काम किया। सबसे पहले वर्क किया, फिर जो बच गया वो अपन ने फेंक दिया बाहर। तो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन, कुछ तो वेस्ट होंगी। कौन बोला ऐसा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो
यहाँ से W का फॉर्मूला क्या हो गया, Q1 माइनस Q2। ओके, याद रखना, जितना हीट एक्सट्रैक्ट किया माइनस जितना हीट रिजेक्ट किया। ओके, अब एफिशिएंसी, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके फॉर्मूले में। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, कितना आउटपुट है? आउटपुट यहाँ पे बच्चे, अगेन एज आई सेड, आउटपुट जो है ना ये इसको मान लेते हैं, जो कि नहीं है। आउटपुट एक्चुअली क्या होता है? वर्क होता है हमेशा। आउटपुट वर्क, हमेशा आउटपुट क्या रहेगा? वर्क रहेगा। और इनपुट तो बहुत सिंपल है, इनपुट तो ये है Q1। W का वैल्यू कितना है? Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो देयरफॉर इटा एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। है आसान? एकदम आसान क्वेश्चन था नहीं है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, याद रखना इसके अंदर। ओके, समझ में आया सबको? तो हीट इंजन में इतनी बातें ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा है, रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ओके, यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे सिंक से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट होंगी, सिंक से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट होंगी। ओके, रेफ्रिजरेटर पे वर्क होगा। ओके, याद रख लो यहाँ पे कंप्रेशन का वर्क। ओके, फिर ये प्रोसेस में बहुत सारी हीट जनरेट होंगी, वो बहुत सारी हीट सोर्स, बहुत सारी हीट वो एनवायरनमेंट को अपन दे देंगे। ओके, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर नाम याद रखना, कोल्ड रिजर्वायर, यहाँ पे हॉट रिजर्वायर। सोर्स सिंक मत याद रखो, कोल्ड और हॉट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, अभी छोड़ दो, ये समय पे कोल्ड और हॉट ऐसा याद रखो, ठीक है। Q2 हीट वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उस पर W वर्क होगा, और Q1 जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट होगी वो हॉट रिजर्वायर को तो देंगे। इसको भी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, है ना। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लगाना है हमको, ओके, इक्वेशन वो ये है कि Q2 ऐड हुआ और W भी ऐड हुआ, है ना। इधर से Q2 ऐड हुआ, इधर से W ऐड हुआ, और बच गया Q1। इक्वेशन देयरफॉर Q1 कैन बी रिटन एज W प्लस Q2। पिछले बार जैसे ही इक्वेशन है, देखो यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, समझ में। तो देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। समझ में आया इसमें वर्क का फॉर्मूला। अब यहां डिफाइन होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब बहुत से बार एग्जाम्स में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या लिखना है? ओके, हमेशा याद रखो, कोई भी फ्रिज का परफॉर्मेंस अच्छा कब रहेगा? जब वो ज़्यादा गर्म हीट रिजेक्ट करेगा, ओके, या फिर ज़्यादा ठंडा करेगा। ओके, ठंडा ज़्यादा करेगा उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। अगर तुम्हारा फ्रिज ठंडा बहुत कर रहा है, ओके, तुम्हारा फ्रिज ठंडा बहुत कर रहा है, इसका मतलब फ्रिज अच्छा है ना। तो Q2 आना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अपॉन ये जो वर्क है कॉम्प्रेशन का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, है ना। कंप्रेशन का वर्क करने के लिए, यानी कंप्रेसर चलाने के लिए, कंप्रेसर क्या होती है? मशीन होती है ना, तो उसको चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? फ्रिज का कम होना चाहिए, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। परफॉर्मेंस तभी अच्छा रहेगा जब वर्क कम होगा उस पर, या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। जब वो ज़्यादा ठंडा करेगा कम वर्क करके, तो वो फ्रिज बहुत अच्छा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W। ज़्यादा ठंडा ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा वर्क कम परफॉर्मेंस, तो वर्क नीचे आएगा, Q2 ऊपर आएगा। तो W का तो फॉर्मूला अभी हमको मालूम है, क्या है वो? Q1 माइनस Q2। सो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, हीट इंजन में एफिशिएंसी होता है। ओके,
क्लियर विद दिस? अब अपने एक्चुअल जो घर का फ्रिज है उसमें ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। फ्रिज का जो ऊपर का पार्ट होता है डीप फ्रॉस्ट कंपार्टमेंट, ओके, एक्चुअली उसके ही पीछे में एक एकदम पीछे में नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्रिज के नीचे में एक चीज़ होती है जहाँ पे एक्सपांशन होता है गैस का, ओके, सडन एक्सपांशन होते हैं। कौन सा एक्सपांशन? याद रख लो अभी के लिए, सडन एक्सपांशन। जिनको नहीं ध्यान में आ रहा है वर्ड याद रखना, सडन एक्सपांशन, जिसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है गैस का। वो जो फ्रिज की गैस होती है ना उसका टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। सो इट इज़ एक्टिंग लाइक कोल्ड रिजर्वायर, ओके, समझ में? और फ्रिज के अंदर कंप्रेसर होता है तो वो कर रहा है वर्क, ठीक है। ये चक्कर में फ्रिज की जो गैस है वो गर्म हो जाती है, ओके, पूरा ये ठंडा करते वक्त, ओके, अंदर की चीज़ों को ठंडा करते वक्त फ्रिज की जो गैस है वो है ना गर्म हो जाती है, तो उसकी हीट अपने को निकालना पड़ता है। तो फ्रिज के पीछे जालियाँ होती है ना, फ्रिज के पीछे में जाली होती है, जाली समझता है ना, जाली ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर से वो गैस फ्लो होती है और वो हीट बाहर फेंकती है। तो वो हो गया ये अपना हॉट रिजर्वायर Q1, ओके। इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्रिज को एक 1.5 से 2 फीट दीवार से आगे रखना चाहिए, क्योंकि पीछे हीट निकलती है उसकी। देखना फ्रिज के पीछे में ऐसा हाथ डालोगे, चिपकाना नहीं उसको, नहीं तो ऊपर निकल जाओगे। थोड़ा हाथ दूर रखोगे ना तो तुमको गर्म लगेगा, वो ये है, क्योंकि वहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, फ्रिज के पीछे से हीट रिजेक्ट होती है, ओके। तो एनीवेज ये सेकंड वाला जो चीज़ बताया याद नहीं भी रखा तो चलता है, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है, ओके, समझ में आया सबको? नाउ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसका सिर्फ डेफिनेशन याद रखना है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ओके। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच ऑकर्स इनफाइनाइटली स्लोली, ओके। इनफाइनाइटली स्लोली जो प्रोसेस हो रही है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो याद रखना है। आइसोथर्मल, सभी आइसोथर्मल, दुनिया के सभी आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, ओके। आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर fitted with frictionless massless piston, ये एग्जाम्पल है क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस विच ऑकर्स इनफाइनाइटली स्लोली, और उसका एग्जाम्पल क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन, ओके। नाउ कोएफिशिएंट, अब वहाँ पे थर्मोडायनामिक्स खत्म होता है और यहाँ से रेडिएशन चालू होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ओके। इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट पे, ओके, क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिरती है, ओके, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएशन आके गिरती है, ओके। अब इसमें से क्या होगा? कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ हीट ट्रांसमिट हो जाएगी, ओके। 3 चीजें हो सकती है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया कि जितनी हीट आई उसमें से कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ हीट ट्रांसमिट हुई, ओके। नाउ वी विल डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई अपॉन जितनी हीट इंसिडेंट हुई, ओके। QA अपॉन Q, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज जितनी हीट रिफ्लेक्ट हुई अपॉन जितनी हीट इंसिडेंट हुई, गिरी उसके ऊपर, ओके। एंड फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज जितनी हीट ट्रांसमिट हुई अपॉन जितनी हीट इंसिडेंट हुई, ओके। समझ में? क्लियर विद दिस? तो यहां से अगर मैं A प्लस R प्लस T अगर लिखता हूं तो सभी का तो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो QA प्लस QR प्लस QT, लेकिन QA प्लस QR प्लस QT कितना है? Q अपॉन Q, कैंसल हुआ, देयरफॉर A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1।
दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए। ओके, नाउ इसके लिए क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला चीज, अगर R 0 है, T 0 है, मतलब A 1 रहेगा, है ना? तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर, क्योंकि वो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा और ट्रांसमिट कुछ भी नहीं करेगा, तो परफेक्ट एब्जॉर्बर बन गया वो। ठीक है, अगर R 0 है, A 0 है, तो T 1 है, तो ये हो जाता है परफेक्ट ट्रांसमीटर। ओके, क्योंकि सारी की सारी हीट ये ट्रांसमिट कर देगा, एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके, अगर A 0 है, T 0 है, तो R 1 रहेगा, तो ये बॉडी रहेगी परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। ठीक है, समझ में है सबको ये चीजें? तो ये बातें ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर विद दिस? तो परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होते हैं ध्यान में। अब ए का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये नाम पता है सबको क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है। एक और नाम याद रखो, एब्जॉर्प्टेंस। ओके, एब्जॉर्प्टेंस, इसके आगे कोएफिशिएंट नहीं लगते हैं, नहीं तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे। एब्जॉर्प्टेंस। ओके, आर क्या होगा जाएगा फिर? रिफ्लेक्टेंस, और टी क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटेंस। ओके, क्लियर विद दिस? नाउ अथरमैनस बॉडीज एंड डायथरमैनस बॉडीज। ओके, अथरमैनस बॉडीज वो बॉडीज होती है जो कभी भी कोई भी हीट को ट्रांसमिट नहीं करती है, ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो इसके लिए A प्लस आर इज इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, इसके लिए A प्लस आर इज इक्वल टू 1 रहेगा। इसके एग्जाम्पल है वाटर, वुड वगैरह सारे एग्जाम्पल है। ओके, डायथरमैनस बॉडीज डायथरमैनस बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनके लिए T 0 नहीं होता है, तो इनके लिए A प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन रहेगा। अब T 0 नहीं है, इसका मतलब A और R 1 है क्या, या A 1 है या R 1 है क्या, ऐसा है क्या? नहीं, ये ट्रांसमिट भी करेंगे, थोड़ा बहुत ट्रांसमिट करेंगे, तो नॉर्मल बॉडीज जितने हैं दुनिया के। ओके, इसका एक एग्जांपल फेमस वाला याद रखना है, लैंप ब्लैक। एग्जांपल दिया था बुक में, इसलिए मैंने बोला। ओके, वैसे वुड और इसके भी एग्जांपल याद रखना है। जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए है वो लिख लो, अभी टेक्स्ट बुक निकालो और इसमें अपने एग्जांपल्स लिख लो। ओके, नेक्स्ट, थर्मल रेडिएशन। ओके, बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन। ओके, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर यानी वो बॉडी गर्म हो गई। ओके, बॉडी गर्म हो गई तो उससे निकलने वाले जो रेडिएशंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन। कोई भी गर्म बॉडी से रेडिएशंस निकलती है तो उन रेडिएशंस को हम लोग कहेंगे थर्मल रेडिएशंस। ओके, इसकी वैल्यू दी है टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे। ओके, वो मैं लिख के नहीं दूंगा, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रखा है मैंने। टेक्स्ट बुक जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक जो है उसमें फर्स्ट पेज पे इस चैप्टर के मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है पहला वाला, उसके ऊपर है ना थर्मल रेडिएशन के वेवलेंथ रेंज दी हुई है। ओके, वो तुमने याद से लिखना है। हाँ, इसमें याद रखने लायक ये इंफ्रारेड रीजन वाली रेज होती है, तो मैंने तुमको हिंट दे दिया, इंफ्रारेड रीजन यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेंगी। ओके, तो 7000 वाला आंकड़ा है, देखना ध्यान से। क्यों मैंने बोला तुमको याद रखने के लिए? क्योंकि 2 साल पहले, मतलब पिछला नहीं, पिछले साल के इसमें बोर्ड के पेपर में MCQ में पूछा गया था कि थर्मल रेडिएशन की रेंज क्या है, तो CET में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। टेक्स्ट बुक में इसकी रेडिएशन की रेंज दी हुई है वेवलेंथ की, बच्चे बहुत बार निगलेक्ट कर देते हैं और वो अगर एग्जाम में आ गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि वो डिराइव नहीं कर सकते अपन, तो अभी लिख के रख लो यहीं पे। हाँ, सिर्फ याद रखना कि थर्मल रेडिएशन ऑलवेज लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट, एमिसिव पावर। ओके, बहुत सही डेफिनेशन है इसकी। एमिसिव पावर इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। क्यों क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज एमिसिव पावर। यानी एक बॉडी से जिसका एरिया A है, T टाइम में कितनी हीट रेडिएट हो रही है,
ओके तो इस बॉडी का एमिसिव पावर कैसे निकालना है, Q/80 से। अब इसका SI यूनिट अगर देखोगे तो क्या आएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और CGS यूनिट अगर देखोगे तो क्या आएगा, अर्क पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। जिसको यूनिट याद है वो डायमेंशंस भी निकाल सकता है। देखो डायमेंशन ऑफ E कैन बी रिटन एज, जूल का डायमेंशन क्या है, m1L2 T-2 है ना, मीटर स्क्वायर का L2 और टाइम का 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m1L0 T-3 है ना। जूल का याद होना चाहिए, m1L2 T-2। मैंने बताया तुमको फोर्स और जूल के याद रख लो, फोर्स और वर्क के, फोर्स और वर्क या एनर्जी, वर्क यानी एनर्जी भी होता है, इनके याद करके ही रख लो। फोर्स का है m1L1 T-2 और वर्क या एनर्जी का है m1L2 T-2। याद करके रख लो, ये बहुत काम में आते हैं। ओके तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, हाँ क्लियर है। एक बात ध्यान में रखना, जो ब्लैक बॉडी होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कौन सी बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होता है, सॉरी उसका एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम। बाकी सभी बॉडी का सेम साइज के, सेम एरिया के, सेम टाइम में एमिसिव पावर बाकी बॉडीज का कम रहेगा। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर सबसे ज्यादा रहेगा, ध्यान में रखना। ओके एक और बात ध्यान में रखने लायक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए A1 होता है, R0 होता है, T0 होता है। इसका मतलब क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके क्लियर विद दिस। तो हम लोगों ने दो चीजें याद रखी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर दी है और इसका एमिसिव पावर दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, कोई भी बॉडी के लिए, कोई भी बॉडी के लिए, यहाँ पे मैं है ना चेंज करता हूँ, कोई भी बॉडी है सपोज ए एरिया की, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कैसे डिफाइन होगा। तो एक काम करना पड़ेगा तुमको, सेम एरिया का एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिडर करना पड़ेगा, एकदम आइडेंटिकल सेम एरिया। ओके तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ इसका एमिसिव पावर E है, इसका एमिसिव पावर EB है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, इस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिटेंस, दोनों नाम्स एक ही है, इस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या फिर एमिटेंस, इट इज डिफाइंड एज E/EB। क्या है वो, E/EB। ओके सो इस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज इस बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन आइडेंटिकल बॉडी ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर। ओके तो इसलिए E का वैल्यू जो है हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। ओके फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, लेकिन E का वैल्यू 1 रहेगा फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके ये याद रखना है। फॉर एनी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी 1 से छोटा 0 से बड़ा, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए हमेशा 1 ही होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा कभी भी। हाँ 1 होगा। ठीक है, समझ में आया सबको ना। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब ब्लैक बॉडी को तुम एक परफेक्ट टेम्परेचर पे मेंटेन करते हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करते हो, तो उससे है ना रेडिएशंस निकलते हैं। तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर तुमने उसका एमिसिव पावर प्लॉट किया तो तुमको इस तरीके के ग्राफ्स मिलेंगे। तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, है ना, पहले ग्राफ बना लेंगे हम लोग। कलरफुल लग रहा है ना ग्राफ, कलरफुल, कलर कौन सा कलर बज गया, ये
सॉरी ये लैम्बडा 4 है, ये लैम्बडा 3 है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर इसका था, इसका टेम्परेचर T3, इसका टेम्परेचर T4, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T1, ठीक है। तो क्या है ये ग्राफ, मैं अभी समझा दूंगा तुमको, बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ एक बात याद रखना है, T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन T4, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे बॉडी को मेंटेन किया। सबसे पहले T1 टेम्परेचर पे बॉडी को मेंटेन किया, तो उससे जो हीट रेडिएशन निकली, ओके, एमिशन हुआ उससे, तो वो अगर अपन ने वेवलेंथ के हिसाब से प्लॉट किया तो ये ग्राफ मिला। यानी जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि रेडिएशन जब बढ़ रही थी तो वेवलेंथ बढ़ रहा था, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिशन जो हो रहा था रेडिएशन का, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो रेडिएशन का एमिशन हो रहा था वो सबसे ज्यादा था, ओके, सबसे ज्यादा था। और जैसे जैसे आगे रेडिएशन चेक करते गए तो वेवलेंथ कम होते चली गई, ओके, ये टेम्परेचर पे। सेम तरीके का ऑब्जर्वेशन हुआ अलग टेम्परेचर पे, लेकिन इस बार जब वेवलेंथ देखा अपन ने जहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, ये पॉइंट पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, ये पॉइंट पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, ये वेवलेंथ के लिए, ये वेवलेंथ के लिए ये पॉइंट पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, और ये वेवलेंथ पे ये यहां पे एमिसिव पावर मैक्सिमम था, ओके। तो इसमें याद क्या रखना है, एरिया अंडर ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। इससे हमको क्या मिलेगा, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसका एमसीक्यू बन सकता है कि इसके एरिया के नीचे, सॉरी इस ग्राफ के जो नीचे एरिया है वो अगर तुमने कैलकुलेट किया, ओके, सपोज तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो तुमको क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। तो तुमको मिल जाएगा वो अगर तुमने कैलकुलेट किया तो, ओके, क्लियर विद दिस। तो इसी को अगर स्टडी किया तो ये जो लैम्बडा क्या है, लैम्बडा यानी क्या है, ध्यान में रखना है लाइन, वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर is maximum, okay, wavelength for which emissive power is maximum वो लैम्बडा है, okay, clear with this। तो वीन्स ने इसको स्टडी किया और ये बताया कि ये जो वेवलेंथ है for which emissive power is maximum that is inversely proportional to absolute temperature of that body, okay। तो जब कांस्टेंट आया तो वो आया B, और इसको हम लोगों ने बोला वीन्स कांस्टेंट, ओके, क्या बोला हम लोगों ने इसको, वीन्स कांस्टेंट। क्लियर विद दिस, हाँ, वीन्स कांस्टेंट क्लियर हुआ सबको। ओके, तो वीन्स का जो वैल्यू निकाला था, ओके, वो निकला था, वीन्स कांस्टेंट का जो वैल्यू निकला B, दैट इज 2.898 इंटू 10 to the power -3 मीटर केल्विन। ये वैल्यू याद रखना है, 2.898 इंटू 10 to the power -3 मीटर केल्विन। और B का डायमेंशन जो था दैट वाज, मीटर का डायमेंशन L1 था, केल्विन का डायमेंशन θ1 था, ओके। डायमेंशन याद रखना वीन्स कांस्टेंट का, वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू और डायमेंशन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, ओके। द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर वाज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना वेवलेंथ कम रहेगा जिसपे एमिसिव पावर मैक्सिमम हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन ने कोई भी बॉडी के ए को, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, उसके कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन से रिलेट किया, ओके। और किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से A इज इक्वल टू E होता है। अब इसके प्रूफ में तो हमको जाना नहीं है, ओके। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से कोई भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसके कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के इक्वल होता है, ओके। तो इससे हमको समझता है गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर,
है ना। जितना ए ज्यादा उतना ई ज्यादा, यानी गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर, बैड एब्जॉर्बर इज बैड एमिटर। तो ये किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन से हमको समझा, बस इसमें इतना ही याद रखना है। ओके, स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या है? स्टीफन्स लॉ के हिसाब से अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी क्या है? एमिसिव पावर। तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से ये जो एमिसिव पावर है उसने टेम्परेचर को रिलेट किया। ओके, Q/AT को टेम्परेचर से रिलेट किया। उसके हिसाब से कोई भी ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर उसके टेम्परेचर के 4th पावर को प्रोपोर्शनल होता है। किसको प्रोपोर्शनल होता है? 4th पावर को। तो Q/AT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। ओके, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और कांस्टेंट आएगा तो वो आएगा सिग्मा। तो Q/AT इज सिग्मा T⁴। ठीक है, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम लोग? स्टीफन्स कांस्टेंट। और इसका वैल्यू देखो कैसा याद रखना है, इसका वैल्यू, क्योंकि एक साल इसका वैल्यू पूछा था और जिस साल बोर्ड्स में इसका वैल्यू पूछा उस साल CET में इसका डायमेंशन पूछा। अब ऐसा नहीं होता है मतलब जिस साल वैल्यू पूछा तो बोर्ड्स में डायमेंशन पूछेंगे, बट ये कोइंसिडेंस हो गया। ओके, इसलिए मैं डायमेंशन पे थोड़ा स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि पूछा गया है। तो इसका वैल्यू कैसे याद रखना, कभी कभी वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 5, 6, 7, 8, लेकिन माइनस लगेगा। ओके, क्लियर? 5, 6, 7, 8, 5.67 इंटू 10⁻⁸। यूनिट क्या आएगा सिग्मा के लिए? T⁴ नीचे चल जाएगा। इसका यूनिट तो अपने को ऑलरेडी पता था Q/AT का, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4। ओके, समझ में आया? एक और यूनिट क्या आ सकता है इसका? 5.67 इंटू 10⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4, क्योंकि जूल पर सेकेंड कितना होता है? वैट होता है। ठीक है, CGS में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? 10⁻7 अपॉन 10⁴, 10⁻3। तो ये आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻5, है ना, क्योंकि जूल के जगह आएगा अर्ग, मीटर स्क्वायर के जगह सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4, है ना। इसका जूल का जाएगा 10⁻7 अर्ग और मीटर स्क्वायर का जाएगा 10⁴, 10⁻3। हाँ, करेक्ट। तो ये याद रखना है। ओके, और डायमेंशन तो मैंने तुमको पहले ही बताया, याद करके रख लेंगे हम लोग। M1 L2 सॉरी क्या आएगा इसका? M1 L0 T-3 थीटा -4, ये आएगा डायमेंशन, है ना। M1 L0 T-3 थीटा टू द पावर -4, ये याद रखना है। ओके, ब्लैक परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E टाइम्स EB होता है। तो ये कितना आएगा? E टाइम्स सिग्मा T⁴। ओके, नाउ इफ हॉट बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, हॉट बॉडी इन कूल सराउंडिंग, तो उस केस में याद क्या रखना है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to T⁴ minus T⁴, where T is temperature of body and T0 is temperature of surrounding. Temperature of body, temperature of surrounding, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर विद दिस? तो ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर मैंने अगेन जैसे स्ट्रेटेजी में बताया, पहले बोर्ड्स के क्वेश्चन इसके सारे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, and finally coming on to last topic of this chapter, which is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling क्या बोलते हैं? The rate of fall of temperature is directly proportional to excess temperature of body over the surrounding. इसको बोलते हैं rate of fall of temperature. और इसको कहते हैं excess temperature of body.
ओवर सराउंडिंग। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। ओके, एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट होने में सपोज 10 मिनट लगे, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, समझ में है सबको? ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फेमस क्वेश्चन है और ये सीईटी में भी आ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग ये वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। तुम पहले ऐसा डायग्राम लिख लो। ओके, ऐसा डायग्राम बना लो प्रॉब्लम को देख के। मैंने एक मन से प्रॉब्लम लिया हुआ है, तो अपने को ये प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लाना है, डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा यानी चेंज है, 60 से 50 यानी चेंज हो गया 10 का, अपॉन टाइम कितना है 10, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू थीटा माइनस थीटा जीरो है। ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पता नहीं है अपने को, तो थीटा जीरो लिखेंगे उसको पहले, तो वो थीटा जीरो अपने को पता है नहीं, तो वैसे लिख लेंगे अपॉन थीटा। थीटा यानी क्या है, 60 लेंगे या 50 लेंगे? नहीं, इनका एवरेज लेंगे। इनका एवरेज क्या आएगा, 60 और 50 का एवरेज 55 आएगा, सॉरी 55 आएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, एवरेज लेना है। ओके, समझ में आया? क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा पार्ट कंसिडर करेंगे, ये वाला पार्ट कंसिडर करेंगे। ओके, अब ये वाले पार्ट में अपने को इक्वेशन बनाना है वापस से, डी थीटा बाई डी टी यानी 10 अपॉन टेम्परेचर, टाइम कितना दिया हुआ है, यहां पे टाइम देना चाहिए था। ओके, यहां पे टाइम दिया है, सपोज यहां पे टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। तुमको टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकालना है पहले। ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग निकालना है, समझ लो। एक चीज देना चाहिए था, वो मिस हो गया, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा वो। ओके, के अब दोनों का एवरेज क्या लेंगे हम लोग, 50 और 40 का एवरेज आएगा 45 आएगा, माइनस थीटा जीरो। बस दो इक्वेशन है, डिवाइड कर दो दोनों को, है ना, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 10/10 तो 1 हो गया एक्चुअली, तो 1 अपॉन 10/15 यानी 2/3 हो गया, दैट इज इक्वल टू के 55 माइनस थीटा जीरो अपॉन के 45 माइनस थीटा जीरो। के कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, 3/2 इज इक्वल टू 55 माइनस थीटा जीरो अपॉन 45 माइनस थीटा जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मार दिया तो कितना आ गया, 3 इंटू 45, 15 1 कैरी 135 माइनस 3 थीटा जीरो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 55 110 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 थीटा जीरो। ये इधर 135 में से 110 गया, माइनस 3 थीटा उधर गया, तो 3 थीटा जीरो माइनस 2 थीटा जीरो, तो थीटा जीरो कितना आ गया, 15 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। आसान सा सवाल था। ओके, तो ऐसा कुछ तो डेटा दिया रहेगा, सभी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करो मेरे हिसाब से। ओके, पहले कौन से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जो अपने टेक्स्ट बुक में दिए है। ओके, टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम दिए है सबसे पहले वही प्रैक्टिस करो। ओके, क्लियर विद दिस? एंड लास्टली आई वुड से, अपने टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे, मतलब ये टॉपिक के बाद पे ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई है, वो गैसेस के नाम याद कर लो। ग्रीन हाउस गैसेस वो याद करके लिख के रख लो, क्योंकि पता नहीं उस पर क्वेश्चन बना देगा एमसीक्यू, है ना। सो ये था हमारा रेडिएशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडिएशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये टॉपिक पे रिवीजन सीरीज का एक लेक्चर बनाएंगे। ओके, दैट्स इट।